फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पेड कोर्सेज का आपका एसआई का प्रैक्टिस सेट है। जो प्रैक्टिस सेट सर ने 11/10/2025 को स्टार्ट किया है और ये सिर्फ आपका सप्ताह में 2 दिन ही हो रहा है, सैटरडे संडे करवाया जा रहा है। तो आज इस सेट का जो है, जो लोग इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं 249 इसका प्राइस है। आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर ऐसे आपको चाहिए होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा होगा सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, क्योंकि सप्ताह का जो सैटरडे संडे वाला आपको मंडे को हमारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। एक दिन बाद आएगा आपका, लेकिन दोनों वीडियो आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 ये आपका हुआ है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और इस महोत्सव के दौरान मिथिला भवन का लोकार्पण एवं मैथिली कवि जो विद्यापति हैं, मैथिली कवि विद्यापति का प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो है कि बिहार सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर और गोपालगंज, कहाँ पे? भागलपुर और गोपालगंज जिलों में औद्योगिक परियोजना की स्थापना की घोषणा की है। कहाँ पे? भागलपुर और गोपालगंज में। रोहतास की बात करें तो रोहतास जिले के सैनिक सुशील कुमार उपाध्यक्ष को दूसरी बार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। रोहतास जिले के सैनिक हैं सुशील कुमार उपाध्याय, इन्हें दूसरी बार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने दरभंगा जिले में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल कहाँ? दरभंगा में। और एक इम्पॉर्टेंट है कि किशनगंज बिहार में किशनगंज जो जिला है, यहाँ पे 9 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हार्दिक प्रकाश ने पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में 1504 फिडे रेटिंग हासिल की। हार्दिक प्रकाश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या। तो बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में 215 अधिसूचित जातियां हैं। कितना? 215 अधिसूचित जातियां हैं। जो जाति गणना है इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 13.07 करोड़ है। 13.07 करोड़। इसमें पुरुष की संख्या 6.41 आपका पुरुष है। 6.41% पुरुष की संख्या है और महिला आपका 6.11 है। महिला 6.11 करोड़। इसमें बिहार के बाहर रहने वाले की संख्या 53,72,022 इसमें शामिल है, जो कि बिहार से बाहर रहते हैं। और इस गणना में याद रखिएगा कि इस गणना में पहले चरण में मकान नंबर दिए गए थे, दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई थी। बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार हैं। कितना? 2,83,44,107 परिवार हैं। कुल ट्रांसजेंडर अगर पूछे कि बिहार में कुल ट्रांसजेंडर कितना है तो 825 है। कितना? 825। बिहार का साक्षरता दर पूछे, बिहार का साक्षरता दर कितना है तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार का साक्षरता दर 79.7% है ना, 79.7% है। जिसमें कि पुरुष का अगर पूछे तो 84.91% पुरुष का है और महिला का 73.91% महिला का है, ठीक है। बिहार में जाति जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे, बिहार में जाति गणना के अनुसार तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग आपका 27.12% है। कौन? पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति कितना है? अनुसूचित जाति आपका 19.65% है आपका अनुसूचित जाति। और सामान्य वर्ग पूछे यानी जनरल, तो जनरल आपका 15.52% आपका जनरल है। अनुसूचित जनजाति पूछे तो 1.68% आपका अनुसूचित जनजाति है। और बिहार में विभिन्न धर्म का अगर प्रतिशत देखें, विभिन्न धर्म का, तो हिंदू का कितना है? हिंदू का आपका हो जाएगा 81.99%। 81.99% आपका हिंदू है। उसके बाद याद रखिएगा मुस्लिम का जो प्रतिशत है वो हो जाएगा मुस्लिम का 17.7% है मुस्लिम का। बौद्ध का कितना है तो बौद्ध आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.85% बौद्ध है।
ईसाई आपका हो जाएगा, ईसाई 0.057% ईसाई है। और सिख का अगर पूछे, सिख का तो 0.011% सिख है, सिख है। और जैन है 0.009%, है ना। और अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। ये स्टेटमेंट आपका सही है। इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। ये भी सही है। तो याद रखिएगा कि जो सूर्य किरण है, सूर्य किरण यह एक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और नेपाल के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाग मार्क 2 तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित, जिसने सभी लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट किया है। ये तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट तकनीक है, दागो और भूल जाओ। उसके बाद याद रखिएगा कि जनवरी 2025 में NAG MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान में किया गया। कहाँ पे? राजस्थान में इसका सफल परीक्षण हुआ है। उसके बाद नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, लद्दाख में पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है लद्दाख में। और हाल ही में एक प्लेट एक थैला अभियान तथा भारतीय रेलवे द्वारा पेंट माई सिटी अभियान प्रयागराज में आयोजित किया गया। एक प्लेट एक थैला अभियान भारतीय रेलवे द्वारा पेंट माई सिटी अभियान प्रयागराज में आयोजित किया गया है। और एक प्लेट और एक थैला अभियान भी शुरू किया गया है। वही 14 जनवरी 2025 को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये अर्पणा सेन को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 14 जनवरी को। और 25 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है इसने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है। कब? 22 जनवरी 2025 को। डेट इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने पैगोंग तसो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है आपका, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। 26 दिसंबर 2024 को पैगोंग तसो के तट पर भारतीय सेना द्वारा छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये जो प्रतिमा है 14,300 फीट ऊंचाई पर स्थापित की गई है, जो कि भारतीय शासक की अटूट भावना का प्रतीक है। और ये वीरता, दूरदर्शिता और अटूट न्याय का प्रतिनिधित्व भी करती है। ये जो अनावरण है ये भारत और चीन के बीच डेमचोक तथा डेपसोंग में सैनिक की वापसी के बाद हुआ है। डेपसांग में सैनिक के वापसी के बाद। अच्छा, ये जो पैगोंग तसो है, पैगोंग तसो ये हिमालय में स्थित एक अंतर्देशीय झील है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 4,350 मीटर यानी फीट में 14,270 फीट है। और ये विश्व के सबसे ऊंची खारे पानी की झील में से एक है, जो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराव के दौरान एक टेक्टोनिक झील के रूप में निर्मित हुआ था। और इस घटना के परिणाम स्वरूप जो टेथिस महासागर था, टेथिस महासागर झील द्वारा विस्थापित हो गया, जिससे हिमालय का भी निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थान पर महिला को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास किया है। स्विट्जरलैंड में इस कानून को 2021 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से मंजूरी मिली थी 2021 में, जिसमें 51% से अधिक लोग ने इस प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया था, 51%। और इस कानून के उल्लंघन करने पर लगभग 95,000, है ना, यानी कि 1,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ आपके एग्जाम के लिए और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया, आपको हर क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है जो कि आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपका फैक्ट है देख लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें दिया है
वो कि नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने 12 जनवरी 2025 को अमेरिका की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी इन्हें चुना है। किसको? नीरज चोपड़ा को। जनवरी 2025 में अमेरिका की पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसको चुना है? नीरज चोपड़ा को। उसके बाद जो श्रीलंका है, श्रीलंका में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। श्रीलंका में हिंदी पाठ्यक्रम। और याद रखिएगा कि 15 जनवरी 2025 को पिक्सेल ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है। उसी तरीके से भारत और स्पेन 2026 का डुअल ईयर के रूप में मानने का घोषणा किया है भारत और स्पेन ने 2026 को। और 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। अगला सवाल देखिएगा कि हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा के साथ। हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने क्यूबा देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ये 15 जनवरी 2025 को भारत ने राफेल तूफान के विनाशकारी प्रभाव के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भेजा। अब तूफान जो है, तूफान राफेल श्रेणी 3 चक्रवात के रूप में 185 किलोमीटर प्रति आवर की तेज रफ्तार के साथ क्यूबा के पश्चिमी हिस्से से टकराया था। और तूफान राफेल का नामकरण किसने किया है? ये जो तूफान है राफेल, इसका नामकरण किया है किसने? फ्रांस ने इसका नामकरण किया है। फ्रांस ने इसका नामकरण किया है। अब कुछ हम 2024 से 25 तक में जो चक्रवात तूफान आया उसे हम देख लेते हैं। 2024 से 25 के बीच में जो आया है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक है आपका दाना को देखेंगे। एक देखेंगे डिक लैंडी। क्या देखेंगे? डिक लैंडी को देखेंगे। तीसरा देखेंगे चीडो। और चौथा देखेंगे असना। ठीक है, असना। तो असना जो आया था अगस्त 2024 में। उसके बाद चीडो आपका आया था जनवरी 2025 में। डिक्लेडी आपका ये आया था, चीडो आया था आपका दिसंबर में, है ना। चीडो आया था ये दिसंबर 2024 में। और ये आया था डिक्लेडी, ये जनवरी 2025 में आया था। और दाना आया था आपका अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में आपका दाना आया था। एक मिनट, हाँ, ये दाना आया था। ठीक है, उसी तरीके से चलिए आप देख लेते हैं कि किस किस को कहाँ प्रभावित किया था। तो दाना जो है, ये दाना जो प्रभावित किया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को। किसको? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था। और इसका नामकरण किया था कतर। दाना का नामकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। उसके बाद आपका डिक्लैंडी की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आया था। और ये चीडो आया था मोजाम्बिक चैनल में स्थित मायोट फ्रांस में। और इसका नामकरण किया था मॉरिशस। चीडो का नामकरण किया था मॉरिशस। असना की बात करें तो असना कच्छ के क्षेत्र सौराष्ट्र में आया था। कच्छ के क्षेत्र सौराष्ट्र में। और पाकिस्तान इसका नामकरण किया था असना का। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 को। जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में कहाँ किया गया? 23वां दिव्य कला मेला, इसका आयोजन किया गया है 9 से लेकर 19 जनवरी के मध्य गुजरात के बड़ोदरा स्थित अकोटा स्टेडियम में। अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में है, यहाँ पे किया गया है। और ये मेला जो है वोकल फॉर लोकल आंदोलन का प्रतीक है, वोकल फॉर लोकल का। और इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने हिस्सेदारी की। BL वर्मा। गुजरात के 30 दिव्यांग लोग को 1 करोड़ रुपए का जो है ऋण दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपका सब देख लेते हैं यहाँ पे। तो महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था? 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025 तक हुआ था। 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक चला था, है ना, कुंभ का आयोजन किया गया था। उसके बाद जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, जिससे यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला अपना देश भारत बन चुका है, तीसरा। बिहार की बात करें तो बिहार के गयाजी जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, गयाजी जिले में। और इंडोनेशिया को हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बनाया गया है। इंडोनेशिया को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में कनुमा पांडुंगा महोत्सव मनाया गया है। कनुमा पांडुंगा महोत्सव कहाँ? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा।
9 नंबर प्रश्न है कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप को आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने किया है। आईआईटी बीएचयू के छात्र ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए, लोगों को प्राकृतिक आपदा से सचेत रखने के लिए, और जारी किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसे जारी किया है। ठीक है। एक आप याद रखिएगा, एआई चैटबॉट सारथी, इसे हरियाणा सरकार ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है कि सरकारी नीति तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए, सरकारी नीति तक। एक है सेहत को याद रखिएगा, सेहत जारी किया है आपका जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने, और सेहत से ही स्पष्ट है कि ये राज्य के लोग के लिए स्वास्थ्य सेवा को आसान बनाने के लिए और उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ई सेहत ऐप को जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है। एक इम्पॉर्टेंट है मित्र पोर्टल को सेबी ने जारी किया है, और सेबी, इसका उद्देश्य है कि जो निवेशक हैं म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। निवेशक म्यूचुअल फंड में जो अपने निवेश है उसको ट्रैक कर सकते हैं, मित्र पोर्टल का उद्देश्य है। सेबी ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल को गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है, और इसका उद्देश्य है कि भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का पोर्टल है, भगोड़ा को पकड़ने के लिए। सारथी 2.0 को जारी किया है आपका, ये भी सेबी जारी किया है, और उद्देश्य है जटिल वित्तीय अवधारणा को सरल बनाने के लिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो 76वें गणतंत्र दिवस 2025, इसका विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसमें जो चीफ गेस्ट थे इस बार के, वो चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो थे, प्रबाबो सुबियांटो। और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य पैरेड जो है वो कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इस दिन 31 झांकी निकाली गई थी। 76वें गणतंत्र दिवस में 31 झांकी निकाली गई थी, और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की नई मिसाइल प्रलय को पहली बार पैरेड में प्रदर्शित किया गया था। और संजय बैटलफील्ड जो है सर्वेलाइजेशन सिस्टम को पहली बार इसमें प्रदर्शित किया गया, और वही इस पैरेड में त्रिसेना मतलब जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इसकी झांकियों को पहली बार शामिल हुआ। गणतंत्र दिवस 29 जनवरी को विजय चौक नई दिल्ली के बीटिंग रिट्रीट समारोह में समाप्त हो गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है ऑस्कर के लिए? तो ये फिल्म है आपका लापता लेडी। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में फिल्म निर्माता किरण राव, कौन है? किरण राव, इनका नाम याद रखिए क्या? किरण राव, ये निर्माता है, फिल्म निर्माता, इनका नाम याद रखिएगा लापता लेडी के, और इन्हें भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों सनफ्लावर वेयर द फास्ट वंस टू नो का, तो सनफ्लावर वेयर द फास्ट वंस टू नो को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया है, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए। और ये जो है कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है जो कि चिदानंद एस नायक द्वारा निर्देशित है, चिदानंद। वहीं अगर हम बात करें 12 फेल का, तो 12th फेल जो है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया था। 69वां 2024 में। इसके निर्देशक कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा थे, है ना। और ये जो फिल्म 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार था, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इसे रणबीर कपूर को दिया गया था फिल्म एनिमल के लिए, और अभिनेत्री में रॉकी और रानी के लिए आलिया भट्ट को मिला था। ठीक है। चलिए केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? केरल सरकार ने 21 जनवरी 2025 को आपदा से निपटने के लिए कावचम नामक एक आपदा चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? का आ से याद रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा केरला वार्निंग, WS वार्निंग। उसके बाद यहाँ पे CH से क्राइसिस हो जाएगा, एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका पूरा नाम देख लीजिएगा, केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया? किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में निर्मित ये ग्लास सी ब्रिज तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है।
इस ब्रिज का आकार 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा है और वही इसका निर्माण 37 करोड़ की लागत से हुआ है, 37 करोड़। ठीक है। केरल के लिए बात करें अगर हम दोस्तों, तो केरल के कप्पर और चाल नामक समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा कि केरल में याद रखिएगा कि केरल के कप्पर और चाल नामक समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, ब्लू फ्लैग। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट देखिएगा, तो हाल ही में जो हरियाणा राज्य सरकार है, इसने महिला और किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप को हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। वही सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो जयपुर में मनाया गया सांभर फेस्टिवल। और तेलंगाना राज्य ने जो है सिटीजन फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है, सिटीजन फीडबैक प्रणाली की। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है, बेंगलुरु में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया, तो ग्लास सी ब्रिज का निर्माण ये हुआ है तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है ग्लास सी ब्रिज का निर्माण। और हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ऑपरेशन सर्द हवा को बीएसएफ ने शुरू किया था। किसने, बीएसएफ ने शुरू किया था। और ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडिया और पाक जो है यहाँ सीमा पर घुसपैठ और तस्करी को रोकना था। ठीक है। हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है, जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। जीनोम इंडिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। तो जीनोम इंडिया जो है, जीनोम इंडिया, इसका आयोजक कौन है, तो इसका आयोजक है आईआईएससी बेंगलुरु। कौन है, आईआईएससी बेंगलुरु। और डीएसटी को याद रखिएगा, बेंगलुरु और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है कि जीनोमिक विविधता को समझना और व्यक्तिगत चिकित्सा को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत चिकित्सा को बढ़ावा देना। इससे कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और दुर्लभ बीमारी के इलाज में मदद मिलेगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य 1 लाख भारतीयों का जीनोम डीएनए अनुक्रम करना और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के डेटा को साझा करना है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर की, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया, तो हाल ही में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में। और रोबोट SSI मंत्रा का उपयोग सामान्य सर्जरी, कार्डियोथोरैसिक, यूरोलॉजी, गाइनोलॉजी और जटिल सर्जिकल प्रक्रिया में किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि जो 15 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में, कहाँ पे, खारघर में श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर का उद्घाटन किया है, मुंबई में। उसके बाद 12 साल में 170 करोड़ की लागत से बना ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर होगा, 170 करोड़ की लागत से। और इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है, इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन जो है, इस्कॉन ये मायापुर, पश्चिम बंगाल, यह मंदिर वैदिक प्लेटेरियम के रूप में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने की ओर अग्रसर है इस्कॉन। और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय अगर पूछे, इसका वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है, तो यहीं पे है, पश्चिम बंगाल में। और इसका अगर हम बात करें उद्घाटन, तो वर्ष 2026 में प्रस्तावित है इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है, तो थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। उद्देश्य अगर पूछे तो उद्देश्य याद रखिएगा कि भारत और वैश्विक प्रवासी के बीच मजबूत संबंध बनाना। वही रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, रक्षा मंत्रालय। और अंडमान निकोबार की आदिम जनजाति जो जारवा है, जारवा को पहली बार वोट डालने की अनुमति मिली थी। फल्गु नदी, जिसे वर्तमान में निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, इसको नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किया गया है। और भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमुरुदिका
रिमरुदित्तिका जेंडेंग ने आइजोल, जहाँ की मणिपुर में इनका जन्म हुआ है। भारत का पहला जनरेशन है बिट्टा बेबी। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट के लिए कि 1 जनवरी 2025 से लेके 39 के बीच जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो जनरेशन बीटा के नाम से जाने जाएंगे, 2025 से 39 के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर की, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? IWDC, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक जो है ये हुई है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और पहली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। सर्बानंद सोनोवाल। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है कि अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और नदी पर्यटन को बढ़ावा देना। और इस अवसर पर हरित नौका दिशा निर्देश और नदी पर्यटन रोड मैप 2047 का शुभारंभ किया गया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखेंगे तो याद रखिएगा कि अभी जो है शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य ये चर्चा में था। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर की मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन दिया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा किया है। खेल से इम्पोर्टेंट है कि नोवाक जोकोविच ने 17 जनवरी 2025 को सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? नोवाक जोकोविच। 22 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी जिले के बांधल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? इम्पोर्टेंट है। तो भारत के निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, निजामाबाद तेलंगाना में। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना 4 अक्टूबर 2023 को की थी। इसका उद्देश्य है हल्दी उत्पादन, उसके प्रसंस्करण, विपणन, अनुसंधान और निर्यात को बढ़ावा देना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो महेश कुमार अग्रवाल हैं इन्हें BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महेश कुमार अग्रवाल को C-DOT ने 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए IIT मुंबई के साथ साझेदारी किया है। और 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक की स्थापना वडनगर गुजरात में किया है। वही अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों का सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान, गुरनेस अरण्य प्राणी उद्यान कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन GDP पारंपरिक GDP का संशोधित संस्करण है, जिसके तहत गतिविधियों की पर्यावरणीय लागत को ध्यान में रखा जाना शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो अभी चर्चा में था INS उत्कर्ष भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय जहाज को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है, कट्टुपल्ली शिपयार्ड में। वहीं IIT रोपर को विशिष्ट स्थान मिला है उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण में। किसको? IIT रोपर को। याद रखिएगा गुजरात के जामनगर में अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है, गुजरात के जामनगर में। और सरेक्स 24 का 11वां संस्करण की मेजबानी कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया है। हर घर लखपति योजना की शुरुआत SBI द्वारा किया गया है। हर घर लखपति योजना SBI ने शुरू किया है। और इसमें जो ब्याज की दर होगी वो 0.20% की कटौती की गई है। इसमें जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, वरिष्ठ नागरिक को अधिकतम 7.05% और सामान्य नागरिक को अधिकतम 6.55% सालाना ब्याज मिलेगा। अब आइए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? कार का वेग 0 है, स्टेटमेंट आपका गलत है। कार का वेग लगातार बदल रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिए, कार का वेग लगातार बदल रहा है। सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है कि कार का वेग लगातार बदल रहा है। किसी वस्तु का जो होता है विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग कौन सी राशि है?
तो ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है वेग। किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, इसे वेग बराबर लिखते हैं v माइनस यू बाई टी, और a बराबर इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? तो एक्सेलरेशन यानी कि विस्थापन। यहाँ पे a बराबर जीरो, v बराबर u, तब वस्तु एक समान वेग से गति करता है। अगर a बराबर जीरो है और v बराबर u है तब वस्तु एक समान वेग से गति करता है। अगर a बड़ा है जीरो से तो पॉजिटिव वस्तु की गति त्वरित होगी, पॉजिटिव। और त्वरण कौन सी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का अगर ऐसा मात्रक पूछे तो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होगा, प्रति वर्ग सेकेंड। नोट में याद रखिएगा कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अगर समय के साथ वस्तु का वेग घटेगा तो। अगला प्रश्न है कि किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, याद रखिएगा कि सोलर प्लेट में करते हैं। सोलर प्लेट में, गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ पे? गाड़ी के हेडलाइट में होता है। उसके अलावा कहाँ करते हैं? सर्च लाइट में करते हैं। नेक्स्ट दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में करते हैं। उसके बाद याद रखिएगा लेजर लाइट में। किसमें? लेजर लाइट में करते हैं। और परावर्तक दूरबीन में करते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं, नाक कान दांत ENT जिसको बोलते हैं, तो वो डॉक्टर द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। वही अगर आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का याद रखिएगा कि रोड पर लगे प्रावर्तक लैंप में करते हैं। दूसरा कहाँ करते हैं? दूसरा करते हैं गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में। नेक्स्ट याद रखिएगा ATM और बैंक की सुरक्षा में करते हैं। कहाँ करते हैं? ATM एवं बैंक की सुरक्षा में करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसको वैज्ञानिक उपकरण में करते हैं। वैज्ञानिक उपकरण में, सुरक्षा और निगरानी में, दैनिक जीवन में करते हैं। दैनिक जीवन में जो कि घर, स्कूल, मेकअप और शॉपिंग के लिए हम लोग करते हैं। चौथा आप याद रखिएगा सजावट और वास्तुकला में, फोटोग्राफी और प्रकाश संचालन में। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, है ना। और अवतल दर्पण को टॉर्च तथा उत्तल दर्पण को लालटेन में भी उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण को टॉर्च में और उत्तल दर्पण को लालटेन में। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन के हेडलाइट में बल्ब परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगे होते हैं। ये आपका जो NCERT का बुक है उसमें आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएगा। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन के हेडलाइट में बल्ब परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट याद रखिएगा जो सौर भट्टी होता है, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में दर्पण पूछे तो अवतल और लेंस पूछे तो उत्तल लेंस। अवतल दर्पण में बनाने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा अवतल दर्पण में। वही उत्तल दर्पण का जो वस्तु होगा वो हमेशा उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ से सारा डाउट क्लियर हो गया। आगे देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें देखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है और गतिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा, ये किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। वही जो गतिज ऊर्जा होती है, इससे पहले इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं फिर देखेंगे। ठीक है। और इसका जो स्थितिज ऊर्जा है, इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप देखेंगे तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर, बांध में भंडारित पानी,
बांध में भंडारित पानी और तना हुआ गुलेल, ये सभी आपका मैग्नेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का देखिएगा तो किसे कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा जो होता है गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। और यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गतिशील हो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल देखेंगे तो बहता हुआ पानी हो गया, चलती हुई बस या ट्रेन, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, दौड़ता हुआ बच्चा, हवा में उड़ता हुआ पंख, ये सभी आपका गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अब है कि यांत्रिक ऊर्जा एक्चुअली में क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है कि किसी पिंड की गति और स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। फार्मूला आप किसका देख ही लिए, मैग्नेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है छत पर दौड़ता हुआ लड़का, उड़ता हुआ पंख, उड़ती हुई पतंग, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, ये सभी यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करें। तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। इसे देखिएगा कि यहाँ पे आपका m बराबर कितना दे दिया है, m बराबर आपका दे दिया है, द्रव्यमान आपका दे दिया है 20 kg, ठीक है। a यानी कि आपका वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलेरेशन दे दिया है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ठीक है। तो आपसे F यानी कि फोर्स यानी बल बराबर पूछ रहा है, तो बल बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू F बराबर होता है m इंटू a, m इंटू a होता है, ठीक है। तो F जब आपको नहीं पता है तो m पता है ना, m आपका 20 है और a कितना है 4 है, तो 20 चौका 80, आपका आंसर आ गया 80 न्यूटन। 80 न्यूटन आंसर इज द ए। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा तार उस धातु के बने होते हैं जिसका गलनांक कम होता है। अब है 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है तो टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का अगर CGS पूछे तो ये गॉस हो जाएगा, CGS मात्रक। और एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10 का पावर 4 गॉस होता है, 10 का पावर 4 गॉस होता है। वही आपका वेबर जो मात्रक है वो चुंबकीय फ्लक्स का, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है आपका वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, ठीक है। और मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल ये चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, तो एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है और जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए तो जल जो है वो क्या हो जाएगा, जल जो है वो ऊपर से होकर बहने लगेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जल को ठंडा करे और या 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करे, तो दोनों ही स्थिति में जल का घनत्व तथा आयतन परिवर्तित होता है ना। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 है ना, जिसको प्रोटियम बोलते हैं, उसके बाद ड्यूटेरियम का होता है, ड्यूटेरियम का 1H2 ड्यूटेरियम होता है, और एक होता है ट्रिटेरियम, तो ट्रिटेरियम का होता है 1H3 ड्यूटेरियम का। तो इसमें प्रोटियम में जो है आपका नहीं पाया जाता है क्या, न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था।
ये जो है हाइड्रोजन, इसे H से हम लोग डोनेट करते हैं और ये सबसे हल्का और सबसे सामान्य रासायनिक तत्व है प्रकृति में, सबसे हल्का और सबसे सामान्य। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? 1s1 होता है। हाइड्रोजन धातु के साथ प्रक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो अत्यंत ज्वलनशील और विस्फोटक होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ऑक्सीजन गैस का मुख्य गुण क्या क्या होता है। तो जो ऑक्सीजन गैस होता है उसका गुण है ये आग को जलाने में सहायता करता है ना, जीवन के लिए आवश्यक है। और ऑक्सीजन का खोज 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है और वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा इसे वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है और इसे पहले फिक्स्ड एयर या असहाय गैस भी कहा जाता था। फिक्स्ड एयर या असहाय गैस किसको? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का खोज 1772 ईस्वी में डेनियल रदरफोर्ड ने किया था, डेनियल रदरफोर्ड। और ये जो आपका ट्रिटियम है, ट्रिटियम हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक है जो कि रेडियो सक्रिय है, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल की सांद्रता होगी। तो देखिए जो घोल होगी उसकी सांद्रता प्रतिशत अगर हम निकालें तो उसकी सांद्रता प्रतिशत के लिए फॉर्मूला हो जाएगा विलय की मात्रा। क्या हो जाएगा? विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा। किसकी? बिलियन की मात्रा। बिलियन की मात्रा गुने 100। ठीक है, तो विलय की मात्रा आपके पास कितना है? 50 ग्राम है। बिलियन का मात्रा कितना है? तो 450 प्लस 50, क्योंकि दोनों को मिला के बनता है ना, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे नीचे 500 हो जाएगा, गुने 100 कर दीजिए। चलिए बना लीजिए, अब इसे आसानी से निकाल लेंगे। तो ये 50/500 हो जाएगा गुने 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए तो इसे काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 का 50, यानी कि 10% आपका जो है वो निकल के आ जाएगा। कितना? 10% निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10%, सी। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। मीथेन CH4, मीथेन का फॉर्मूला है CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए और क्लियर समझ जाइएगा। CH4, C एक है यानी कार्बन एक है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। C के साथ 4 हाइड्रोजन है ना। तो आपसे पूछा है कि इसके साथ किस प्रकार का बॉन्ड है, एकल है, डबल है, ट्रिपल है। तो सिंपल से आपको कौन सा बाउंड दिख रहा है? सिंगल सिंगल, यही सब जगह दिख रहा है सिंगल सिंगल, तो सिंगल बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकल बाउंड हो जाएगा। मीथेन को किस गैस के नाम से जानते हैं? इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मार्स गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख घटक मीथेन होता है और मीथेन एल्केन समूह का प्रथम यौगिक है। किस समूह का? एल्केन समूह का। और एल्केन जो है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और सबसे मजबूत बंध जो होता है यानी बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? डबल, सिंगल या ट्रिपल। तो ट्रिपल सबसे मजबूत होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा ट्रिपल, फिर डबल, फिर सिंगल। 31 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिखते हैं, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया जो है वो हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। वही जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, CaSO4 होता है और यहाँ पे 2H2O लिखते हैं, 2H2 इंटू 2H2। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति और कलाकृति में होता है, छत दीवार की सजावट में होता है, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल मॉडलिंग में होता है, इंटीरियर डिज़ाइन में होता है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर ये जिप्सम बन जाता है। जब इसमें आप
जल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम को 150 से लेके 180 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करने पर आधा पानी निकलता है और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है। तो H2S हवा में जलकर H2O एवं SO2 देता है, ये स्टेटमेंट सही है। उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी, दोनों स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु से हल्का भारी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु से हल्का भारी होता है। और H2S में वायु का मिश्रण विस्फोटक होता है, H2S और वायु का मिश्रण विस्फोटक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन एक नीली लौ के साथ जलकर सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। और फेरस सल्फेट की अगर हम बात करें तो फेरस सल्फेट का अपघटन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके बनने के लिए उष्मा का अपशोषण होता है, उष्मा का अपशोषण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो आधुनिक आवर्त सारणी को दिया है मोंसले ने। किसने? मोंसले ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने बनाया था सबसे पहले। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, जो कि मोंसले ने मेंडलीफ के सारणी में सुधार किया, मोंसले ने। और आवर्त सारणी से संबंधित वैज्ञानिक ने जो है अलग अलग नियम दिए थे, जैसे कि मेंडलीफ जो था, मेंडलीफ ने दिया कि परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, डोबेरियन ने त्रिक नियम दिया और बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित आवर्त सारणी को दिया, बोरबरी। 34 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो कोशिका में केंद्रक का कार्य कोशिकीय गतिविधि का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण है, ऑप्शन नंबर सी। नाभिक जो होता है इसका दो प्राथमिक कार्य होता है। एक तो कार्य इसका होता है नाभिक का कि ये कोशिका की आनुवांशिक सामग्री या फिर डीएनए को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है, पहला। दूसरा, ये प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, विकास और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि सेलुलर गतिविधि के समन्वय के लिए भी ये जिम्मेदार होता है नाभिक। तो ये नाभिक के दो कार्य हैं। न्यूक्लियस कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाली एक गोलाकार संरचना है। न्यूक्लियस नाभिक के कोशिका में गोलाकार संरचना होता है, जिसका प्राथमिक कार्य कोशिका के राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन करना है, कोशिका के राइबोसोम का और उसके उत्पादन का संयोजन करना। न्यूक्लियस वो जगह भी है जहां राइबोसोम आरएनए जीन का प्रतिलेखन किया जाता है। न्यूक्लियस वो जगह भी है जहां राइबोसोमल आरएनए जीन का प्रतिलेखन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बना? सी। कोशिकीय गतिविधि का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करता है केंद्रक। निःश्वसन द्वारा होता है, तो निःश्वसन द्वारा होता है, निःश्वसन फेफड़े की अपस्फीति द्वारा होता है, फेफड़े की अपस्फीति द्वारा। निःश्वसन, जिसे सांस छोड़ना के रूप में जाना जाता है, ये फेफड़ा से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, फेफड़ा से। और ये फेफड़े के संकुचन के माध्यम से होता है, जहाँ पे डायफ्राम और अंतरशिरीय मांसपेशी शिथिल हो जाती है, जिससे वक्ष गुहा का विस्तार कम हो जाता है। किसका? वक्ष गुहा का। परिणाम स्वरूप फेफड़े के अंदर का दाब बढ़ जाता है और हवा वायु मार्ग के माध्यम से श्वसन तंत्र से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फल और बीज में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो साइटोकाइनिन की। फल और बीजों में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। साइटोकाइनिन जो है ये पादप के कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कौन? साइटोकाइनिन। तथा वृद्धि एवं विकास को भी ये प्रेरित करता है। वहीं अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो जो ऑक्सिन हार्मोन है ये पादप के पुष्पन को बढ़ाता है, पादप के पुष्पन को बढ़ाता है ऑक्सिन। और ये हार्मोन पादप के गुरुत्वावर्ती गति एवं प्रकाशानुवर्ती गति को प्रेरित करता है, गुरुत्वानुवर्ती एवं प्रकाशानुवर्ती को। ऑक्सिन खरपतवारनाशी की भी भूमिका निभाता है, ऑक्सिन खरपतवारनाशी का। वही जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन बौना पौधा को लंबा करने का कार्य करता है। जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन बौने पौधा को लंबा करने का कार्य करता है और ये पादप वृद्धि में सहायक है। वही एबेसिक अम्ल की बात करें तो एबेसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन है और ये पादप के जल में डूबे होने की स्थिति में रंध्रों को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रंध्र को बंद करने में।
अगला सवाल कि ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो खमीर। ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें खमीर सामग्री डाली जाती है। ऊपर उठाने दैट मीन्स कि जगह से उठाने का नहीं, फुलाने के लिए खमीर डाला जाता है। खमीर क्या करता है कि आटों में जो शर्करा होता है उसको ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल नामक अल्कोहल बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल को बाहर निकाल देता है और ये गैस ब्रेड के आटे में ग्लूटेन की मौजूदगी के कारण फंस जाती है, जिससे आटा फूल जाता है। अगला सवाल है एबीज में शामिल है। एबीज में शामिल पक्षी है। क्या है? पक्षी। पक्षी अत्यधिक विविध जानवर है जो कई आकार और साइज के होते हैं, है ना। और एबीज के एग्जाम्पल में पेलिकन, शुतुरमुर्ग, बाज, चीता और उल्लू शामिल है। एबीज के एग्जाम्पल हैं पेलिकन की निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है? कौन सा एक रूपांतरित तना है? प्रश्न ये पूछा गया है। तो आलू आपका एक रूपांतरित तना है। तना पादप का वायवीय भाग होता है। तना क्या होता है? पादप का वायवीय भाग होता है। तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। तना बीज के प्रांकुर से। और तने का रूपांतरण जो है वो किस प्रकार से होता है? तो तने का रूपांतरण जो है वो खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण। तो खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण आलू, अदरक और अरबी हो जाएगा। सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरण, तो सहारा प्रदान करने के लिए जो रूपांतरण होता है वो लौकी हो गया, तौरी हो गया, अंगूर, खीरा, ये सब में हो जाएगा। सुरक्षा हेतु रूपांतरण पूछे तो बबूल, नींबू, गुलाब सुरक्षा हेतु रूपांतरण होता है। और प्रकाश संश्लेषण हेतु रूपांतरण नागफनी में होता है। कायिक जनन हेतु रूपांतरण घास, स्ट्रॉबेरी, ईटीसी में आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक है? तो इसमें से आपका कॉपर टी, कंडोम और डायफ्राम ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर टी, कंडोम एवं डायफ्राम ये सभी गर्भ निरोधक है जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, सेरिब्रम सबसे बड़ा। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारे शरीर की बात करें तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का मुख्य कार्य क्या है इसका? तो भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि के समन्वय को करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम जो है इसका मुख्य कार्य शरीर के पेशीय संतुलन का नियंत्रण करना है। शरीर के पेशीय संतुलन का नियंत्रण करना। पोन्स श्वसन दर पर का नियंत्रण करता है, पोन्स। और मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लागेंटा का मुख्य कार्य हृदय गति, रक्तदाब एवं श्वसन गति का नियंत्रण करना है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से प्लेग हो जाएगा। प्लेग रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग रोग चूहा के पिस्सू से फैलता है। और प्लेग रोग जीवाणु जनित रोग है। प्लेग में बहुत तेज बुखार, शरीर में गिल्टियां हो जाता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्षय रोग होता है। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख जो हैं ये अपसारी विकास, अभिसारी विकास, पूर्व जानुरूपता, इनमें सभी, तो ये सभी अभिसारी विकास को दिखाते हैं। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख अभिसारी विकास दिखाते हैं। एक होता है अपसारी विकास और एक होता है अभिसारी। तो अपसारी विकास क्या होता है कि अपसारी विकास उस प्रक्रिया को दिखाता है जिसके द्वारा समान पूर्वज वाले विभिन्न जीव अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुकूल होने के लिए अलग अलग लक्षण विकसित करते हैं। ठीक है। क्या होता है कि अपसारी विकास उस प्रक्रिया को बताता है जिसके द्वारा समान पूर्वज वाले विभिन्न जीव अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए अलग अलग लक्षण को विकसित करते हैं। एटिविज्म वो घटना है जिसमें पैतृक रूप से खोए हुए लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद है अभिसारी विकास। अभिसारी विकास उन विशेषताओं का स्वतंत्र विकास है जो विभिन्न युगों में फैली प्रजातियों के समान है। विभिन्न युगों में फैली प्रजातियों के समान है और ये विकास सामान्य कार्य या रूपों वाली अनुरूप संरचनाओं का निर्माण करता है। अब आता है आपका 44 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये कृषि पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग हो जाएगा। तीसरी
पांचवी की बात करें तो पांचवी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास से संबंधित था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए क्या था कि 1947 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति की गठन होता है 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक एवं परामर्श तंत्रीय निकाय के रूप में किया गया। योजना आयोग का प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, और उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। अब हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो पहली पंचवर्षीय योजना था ये आपका 1951 से लेके 56 तक था। 1951 से 56 तक ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर कृषि को ये उच्च प्राथमिकता दिया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे कि भांगरा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सभी पहली पंचवर्षीय योजना की देन थी। अब आता है दूसरा पंचवर्षीय योजना। ये 1956 से लेके 61 तक था दूसरा पंचवर्षीय योजना, और इसका मॉडल था महालनोबिस मॉडल। क्या था? महालनोबिस मॉडल था। ये भारी उद्योग पर सबसे ज्यादा बल दिया, भारी उद्योग पर, और कई सारे भारी उद्योग स्थापित किया, जैसा का दुर्गापुर हो गया, भिलाई, राउरकेला, ये सभी इस्पात कारखाना का जो है स्थापना हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब आता है तीसरा पंचवर्षीय योजना। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था ये 1961 से लेके 66 तक, और इसका मॉडल था जॉन सैंडी मॉडल। कौन था? जॉन सैंडी मॉडल था। जॉन सैंडी और एक सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, दोनों था। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः संपूर्ति अवस्था को में पहुंचाना था, उद्देश्य था। और इसे गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसे गॉडगिल योजना के रूप में भी जानते हैं, गॉडगिल योजना के रूप में भी जानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को। कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया। पूर्व सोवियत संघ यानी रूस, जो रूस है उसकी सहायता से झारखंड के बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की स्थापना की गई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति अपनाया गया, और इस योजना की असफलता का प्रमुख कारण अगर पूछे तो वो था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, है ना, और अभूतपूर्व सूखे की समस्या। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से लेके 69 तक, 1966 से 1969 के बीच जो है 3 वार्षिक योजना लाया गया, 3 वार्षिक योजना लाया गया। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना को देखिएगा तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 78 तक रहा, और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसने 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया। 20 सूत्री कार्यक्रम पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना था जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना तक था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था कि देश में गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। वही है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक था 11वीं, और इसका मुख्य लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। ये सबसे ज्यादा जीडीपी वृद्धि दर इस योजना के दौरान रही, सबसे ज्यादा। और इस योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम जो है वो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेके 17 तक, है ना, 2012 से लेके 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था, और इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? मौद्रिक नीति के बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मौद्रिक नीति का निर्माण मौद्रिक नीति समिति एमपीसी जिसको बोलते हैं इसके द्वारा किया जाता है, एमपीसी के द्वारा। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को बनाए रखना। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलित करती है एवं ब्याज दरों को क्या करती है? नियंत्रित करती है, ब्याज दर को। मौद्रिक नीति का जो उपकरण है वो निम्न है। निम्न क्या है? तो सबसे पहले आप बैंक दर को देखिएगा। बैंक दर जो होता है वो वह दर होता है जब आरबीआई अपने आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाणिज्य बैंक को दीर्घकालीन ऋण देता है, उसे हम बैंक दर कहते हैं। और बैंक दर में वृद्धि का जो प्रभाव है वो क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर बैंक का दर बढ़ गया, जब बैंक का दर बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट होगा कि बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे, पहला। दूसरा, तरलता की कमी आएगी, बैंक के पास तरलता की कमी आएगी। तीसरा, ब्याज दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी। चौथा, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में कमी अर्थात समग्र मांग में कमी आएगी, समग्र मांग में। और चौथा कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में कमी यानी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। ये सभी बैंक दर बढ़ने पर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। ये उपकरण हो जाएगा, जो है फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये तो बैंक दर हो गया। अब रेपो दर क्या होता है? तो रेपो दर क्या होता है कि वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। कैसा? अल्पकालीन। यहाँ पर थे दीर्घकालीन, और रेपो दर में होता है अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। इसमें बैंकों को आरबीआई के पास कोलेक्ट्रियल जमा करना होता है। ठीक है, रेपो दर में वृद्धि करके आरबीआई अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। रेपो दर में कमी करके आरबीआई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मात्रा में तरलता डालती है और अपस्फीति को नियंत्रित करती है। किसको? अपस्फीति को। उसके बाद है आपका रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर जो होता है, ये वो दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को थोड़े समय के लिए आरबीआई के पास जमा करती है, थोड़े समय के लिए आरबीआई के पास जमा करता है। और रिवर्स दर का प्रभाव रेपो दर के समान होता है। रिवर्स रेपो दर का जो रेट होगा वो रेपो दर के समान ही होगा। अब सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात। सीआरआर क्या होता है कि बैंक को कुल जमा यानी कि एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद के रूप में अनिवार्य रूप से रखना होता है। सीआरआर में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त तरलता को आरबीआई अवशोषित करता है। कौन? आरबीआई। एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। एवं सीआरआर में कमी करके अतिरिक्त तरलता अर्थव्यवस्था में डाला जाता है और अपस्फीति को नियंत्रित किया जाता है, अपस्फीति को। उसके बाद नेक्स्ट एक है इसमें वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? इसको इंग्लिश में एसएलआर बोलते हैं। तो ये एसएलआर जो होता है, बैंक को अपनी एनडीटीएल एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, सोना और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। एसएलआर का प्रभाव सीआरआर के समान ही होता है, यानी कि इसका प्रभाव इसके समान ही होता है। नगद सीआरआर का प्रभाव एसएलआर के समान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किन्स ने 4 प्रकार की प्रवृत्ति की चर्चा की है, 4 प्रकार का। एक है सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है ये उपभोक्ता बढ़ी हुई आय का कितना भाग बचत करेगा। ये क्या है कि एक उपभोक्ता बढ़ी हुई इनकम का कितना भाग बचत करेगा, इसकी जानकारी एमपीएस यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति से चलती है। और एमपीएस बराबर होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, जिसमें डेल्टा एस क्या है? बचत में परिवर्तन। यह है बचत में परिवर्तन और ये है आय में परिवर्तन। यह है आय में परिवर्तन डेल्टा वाई। बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा है उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति यानी कि ये बी नंबर जो ऑप्शन है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये होता है एमपीसी बराबर। एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। इसमें डेल्टा सी क्या है? तो उपभोग में परिवर्तन है और वाई है आपका आय में परिवर्तन। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति के माध्यम से ये अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन उसके उपभोग पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है, उसके उपभोग परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका सी बाई वाई। तो सी बाई वाई बराबर होता है एपीसी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यही होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसका जो फॉर्मूला होता है वो सी बाई वाई होता है। यहाँ पे सी आपका कुल खर्च है, कुल उपभोग खर्च, और वाई आपका है कुल प्रायोज्य आय। ठीक है, और इसे औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो वो अनुपात
जो किसी व्यक्ति या परिवार की खर्च की गई आय तथा उपभोग के संबंध को दर्शाता है। उसी तरीके से चौथा आपका है एस बाई वाई। एस बाई वाई ये एपीएस बराबर होता है, एपीएस बराबर होता है एस बाई वाई। तो यहाँ पे जो एस है वो कुल बचत है और वाई आपका कुल इनकम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दिया है कौन सा कथन गलत है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सही है। सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। यह भी सही है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है। सही है। तो सी गलत है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो है अंतिम मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है जीडीपी। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। मल्होत्रा समिति संबंधित है। तो मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आप कुछ समिति को आप देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो पीसी महालनोबिस ये आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आय से हो जाएगा पीसी महालनोबिस। दूसरा याद रखिएगा भंडारी समिति जो होगा ये भुगतान से, भौ से भंडारी और भौ से भुगतान, याद है उल्टा लिख दिया हमने, भुगतान से हो जाएगा, भुगतान संतुलन से। उसके बाद याद रखिएगा स्वामीनाथन समिति आपका जनसंख्या से हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति ये आपका जनसंख्या से हो जाएगा। किससे? जनसंख्या से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जानकी रमन समिति का संबंध हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। किससे? प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। दांत वाला समिति इसका संबंध हो जाएगा बेरोजगारी का अनुमान से। किससे? बेरोजगारी के अनुमान से हो जाएगा, बेरोजगारी के अनुमान से। सातवां याद रखिएगा सरकारिया समिति का संबंध हो जाएगा केंद्र राज्य के संबंध से, केंद्र राज्य। उसके बाद गोस्वामी समिति किसके संबंधित है? गोस्वामी समिति का संबंध हो जाएगा औद्योगिक रुग्णता से। खुसरो समिति इसका संबंध कृषि साख से है, खुसरो समिति का कृषि साख से। गोईपोड़िया समिति बैंक सेवा सुधार से हो जाएगा, गोईपोड़िया समिति। भूरेलाल समिति ये मोटर वाहन कर में वृद्धि से हो जाएगा। और सच्चर समिति का संबंध मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन हो जाएगा, सच्चर समिति। नेक्स्ट याद रखिएगा एस तारापोर समिति का संबंध किससे होगा? तो रुपये की पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से। और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से हो जाएगा, आबिद हुसैन। और उसके बाद कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से हो जाएगा बीएस व्यास समिति। और कीर्ति पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य प्रणाली पर सुझाव हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट समिति था, तो चार और देख लीजिए। एक है महाजन समिति आपका चीनी उद्योग से हो जाएगा, महाजन समिति चीनी उद्योग से। उसके बाद याद रखिएगा सत्यम समिति वस्त्र नीति से। और मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से हो जाएगा। सारगैसो सागर स्थित है। तो सारगैसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा घिरे हुए गतिहीन जल राशि वाले शांत क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सारगैसो। इसकी अवस्थिति 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से लेके 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य होती है। सारगैसम नामक समुद्री शैवाल की उपस्थिति के कारण इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा है। सारगैसम एक समुद्री शैवाल है जो इस क्षेत्र में विस्तृत है और ये जल रहित शैवाल समुद्र की सतह पर तैरता है, समुद्र की सतह पर। सारगैसो सागर एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां व्यापारिक हवाएं पछुआ पवन का सम्मिलन होता है और इस संक्रमण क्षेत्र के ऊपर वायु राशियों द्वारा दबाव उत्पन्न होता है, वायु राशि द्वारा, जिससे प्रति चक्रवात की स्थिति का विकास होता है और प्रति चक्रवातीय पवन के
संचार के कारण हल्की एवं मंद हवाएं चलती है जो आसपास के उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ संलग्न जल के मिश्रण को रोकती है। आसपास के क्षेत्र में सारगैसों का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया जाता है। इन्होंने 1492 ईस्वी में उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस क्षेत्र का वर्णन किया। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अच्छा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार का होता है, अंग्रेजी के एस आकार के, और ये पृथ्वी की सतह के क्षेत्रफल का लगभग 20% होता है। व्यापार की दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो मध्य यूरोप ट्रैमटोन सही है, उत्तरी अमेरिका ब्लैक रोलर सही है, इंडोनेशिया सामल ये सही नहीं है, सी आपका सुमेलित नहीं है। सामल जो है ये इराक और फारस, इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिक फिल्टर सही, सामल। तो आंसर का सी जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। आती है कोयम्बैक, जो कि इंडोनेशिया के जावा में बहने वाली गर्म हवा है कोयम्बैक, और ये तंबाकू को नुकसान पहुंचाती है। ब्रिक फिल्टर जो है, ब्रिक फिल्टर ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है जो दिसंबर से फरवरी के दौरान चलती है, दिसंबर से फरवरी। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जैसे कि चिनूक। चिनूक कहाँ की है? तो चिनूक ये अमेरिका का हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका और इसके साथ साथ अब कनाडा भी है, कनाडा, अमेरिका कनाडा का संयुक्त है। और अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म एवं शुष्क पवन है। और ये जो पवन है ये रॉकी पर्वत के पूरब के पशुपालक के लिए लाभदायक है। दूसरा याद रखिएगा फॉन। फॉन जो है ये आल्पस के, कहाँ पे? आल्पस के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है और ये अंगूर को जल्दी पकाता है। उसी तरीके से आप हरमटन को याद रखिएगा। हरमटन, हरमटन जो है ये आपका सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में गिनी तट की ओर बहती है, गिनी तट की ओर। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, हरमटन को। फिर याद रखिएगा सिमूम। सिमूम जो है, सिमूम ये आपका अरब रेगिस्तान में, अरब रेगिस्तान में नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। और सामून, सामून आपका ईरान और आइला फ्रांस में बहने वाली गर्म शुष्क हवा है। सामून ईरान और आइला फ्रांस में, सामून ईरान में और आइला फ्रांस में। काराबुरान की बात करें तो काराबुरान आपका मध्य एशिया में गर्म और शुष्क पवन है। लुलू आपका उत्तरी भारत और पाकिस्तान में हो जाएगा। खामसीन की बात करें तो मिस्र में हो जाएगा खामसीन। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम ही है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी विहार। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ पे साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा को 1981 में भारत के रामसर स्थल में शामिल किया गया था। गंभीर और बाणगंगा, गंभीर और बाणगंगा दो नदियां हैं जो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। पेरियार की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार हाथी के लिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरबन, और ये पश्चिम बंगाल में है। और ये राष्ट्रीय उद्यान गंगा डेल्टा के दक्षिण भाग में स्थित है जिसकी सीमा बंगाल के खाड़ी से लगती है। गिर गुजरात में है, गिर गुजरात में हो जाएगा। जालदापारा पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा असम में एक सींग वाला गेंडा के लिए है, काजीरंगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है, काजीरंगा। 52 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई और दूसरा हो जाएगा दिल्ली। भारत में विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है, 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला दो जिला महाराष्ट्र के थाने और पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ का जनघनत्व केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
नागालैंड के लोंगलेंग जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है ना। सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर यूनियन टेरिटरी पूछे तो दिल्ली है, और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य में अगर आ जाएंगे तो यूपी हो जाएगा पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां आंध्र प्रदेश है। वही सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 राज्य तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहे जाने वाले कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे। उत्तर भारत में कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगर है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कानपुर से होकर दिल्ली कोलकाता मार्ग, जिसका पुराना नाम NH2 या फिर पुराना नाम इसको ग्रैंड ट्रैक कहते हैं, ग्रैंड ट्रैक रोड, कानपुर लखनऊ मार्ग NH25 और NH27 कई राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं, और इन राजमार्ग का आपसी मिलन बिंदु कानपुर को एक महत्वपूर्ण यातायात संगम बना देता है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, इसे नवाबों का नगरी कहा जाता है और गोमती नदी पर है लखनऊ। पेठा नगरी आगरा और दिल्ली, पेठा नगरी आगरा को, और दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद याद रखिएगा कि गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है हरिद्वार, कन्नौज, पटना और वाराणसी, ये सभी गंगा नदी के तट पर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नदी के किनारे बसे नगर जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो आगरा है आपका यमुना नदी पे हो जाएगा, आगरा यमुना नदी पे हो जाएगा। बद्रीनाथ आपका हो जाएगा अलकनंदा पे हो जाएगा बद्रीनाथ। उसके बाद इलाहाबाद याद रखिएगा, इलाहाबाद आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका गंगा यमुना के संगम पर आपका हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है। दिल्ली आपका यमुना पे हो जाएगा। फिरोजपुर सतलज नदी पर फिरोजपुर है। हरिद्वार गंगा नदी पर है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी पर कुरनूल है। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी पर सोकोवा घाट। डिब्रूगढ़ आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र पर है। नासिक गोदावरी नदी पे, कोलकाता हुगली नदी पे और कटक महानदी पे। बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? बाणसागर। तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। किस पर? सोन नदी पर है बाणसागर परियोजना, सोन नदी पर। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले सोन नदी पर स्थित है और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बाणसागर परियोजना की एक सहायक नहर बेला माइनर नहर है जिसका निर्माण कार्य जारी है, बेला माइनर का। ये परियोजना 1978 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ। बाणसागर परियोजना से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं और ये 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस पर निर्मित बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। कितना? 67 मीटर है। और इससे जुड़े हुए कुछ परियोजना उसके नदी को देख लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, योजना है। तो जो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पे जो परियोजना हो जाएगा वो भांगरा नागल है। क्या है? भांगरा नागल आपका सतलज नदी पर हो जाएगा। दामोदर नदी पे क्या होगा? दामोदर नदी पे, तो दामोदर नदी पे आपका आ जाएगा, दामोदर नदी पे दामोदर घाटी। क्या आ जाएगा? दामोदर घाटी आ जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा महानदी पे हीराकुंड हो जाएगा, हीराकुंड है आपका। और याद रखिएगा फिर सबरीगिरी परियोजना जो है, सबरीगिरी परियोजना ये आपका कबकी या फिर पंबा नदी हो जाएगा, कबकी या फिर पंबा नदी इस पे है सबरीगिरी परियोजना। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा आप भीमा परियोजना किस पे है? पवना नदी पे है भीमा परियोजना हो जाएगा पवना नदी पे। प्रश्न पूछा जाता है। बराकर नदी पे तिलैया बांध है, बराकर पे। पंचेत बांध आपका दामोदर नदी पे है, पंचेत। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है। उड़ी परियोजना झेलम नदी पे है, उड़ी। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है। इंद्रपुरी बांध सोन नदी पे है, इंद्रपुरी।
और माता टीला परियोजना है वो बेतवा नदी पर है, माता टीला। और कालपुंग परियोजना कालपुंग नदी पर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? अरे यार, किसी गलती हो जाता है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य जो पठार स्थित है वो है आपका मालवा का पठार। कौन है? मालवा का पठार। मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है और ये ग्रेनाइट की चट्टान से बना है। मालवे के पठार का विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत और पूर्व में दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार तक है, छोटा नागपुर पठार तक। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार गोडाम्बना भूमि का भाग है और इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय अग्न और रूपांतरित शैलों से हुआ है। और ये प्राचीनतम भूभाग जिसकी ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूरब में राजमहल पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी और दक्षिण में इलायची पहाड़ी तक है, दक्षिण में इलायची पहाड़ी तक। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अनेक पठार से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक। ठीक है। ऊंचाबाज के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला दक्कन का पठार और दूसरा मध्य उच्च भूभाग। और यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। और मध्य उच्च भूभाग पश्चिमी अरावली पर्वत मध्य उच्च भूभाग की सीमा बनाता है और इसके दक्षिण में सतपुरा पर्वत है। इसके दक्षिण में समुद्र तल से मध्य भूभाग की ऊंचाई 700 से लेकर 1000 मीटर है। और तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार ये प्रायद्वीप पठार का ही विस्तारित भाग है और ये राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य भ्रंश घाटी, जिसको मालदा गैप बोलते हैं, मालदा गैप से अलग हो गया है। अगला सवाल है जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। जैव आवर्धन तो दिया है कि केवल 2 ही सही होगा कि घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, ये सही है। अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा, ये सही है। देखिए, जब जैव और नमनीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तर के माध्यम से उच्च खाद्य जीव में स्थापित हो जाते हैं तो उसे जैव आवर्धन की संज्ञा दी जाती है। जैव आवर्धन जैसे कि BHC, DDT, 2,4-D, पारा, ये सभी पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधे और जंतु के शरीर में जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। जैव आवर्धन की सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। उच्च उपभोक्ता में जो DDT है, DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है और खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, दूसरा पर सबसे अधिक और तीसरा पर सबसे अधिक होता है। और ये सामान्यतः जीवों के वसा वाले उत्तक में जमा हो जाता है। जीवों के वसा वाले उत्तक में कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होता है और ये मनुष्य एवं जंतु के वसा उत्तक में संचित हो जाता है। ये मनुष्य और जंतु के वसा उत्तक में संचित होता है। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिका में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाता है, इससे कैंसर तक भी हो सकता है। DDT, BHC, 2,4-D एवं मैलाथियान आदि को कृषि में प्रतिबंधित कर दिया गया है। DDT जैसे प्रदूषक अनमनीकरणीय होते हैं और इनका एक बार अवशोषण होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव ही होता है। अब आता है कि किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे और कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना हुई। वही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसके तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। फिर 1813 का चार्टर, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी है भारत के, उस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और
चाय और चीन के साथ व्यापार को बहाल रखा गया। ईसाई मिशनरी को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई, ईसाई मिशनरी को। फिर 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई और भावी केंद्रीय विधानमंडल की नींव रखी गई। अब आता है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज के विकास से राजमन्नार समिति नहीं है। राजमन्नार समिति 1969 में ये केंद्र राज संबंध के पुनर्गठन एवं राज्य स्वतंत्रता बढ़ाने से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की शक्ति को सीमित करने का सुझाव दिया था इसी ने। वही आपका जीवी के राव समिति, ये 1985 में आया था, 1985 में जीवी के राव समिति, और ये पंचायती राज विकास से संबंधित है। और इसने सिफारिश किया कि एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन, पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होना चाहिए, जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। ये जीवी के राव समिति का अनुशंसा था। नेक्स्ट है एल एम सिंघवी समिति, ये 1986 में आया और ये राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था का पुनरुद्धार के लिए एल एम सिंघवी समिति के गठन किया। इसकी सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता मिले, गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना हो और ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया जाए। नेक्स्ट है थुंगन समिति, ये 1988 में आया, थुंगन समिति 1988 में, और ये राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित किया गया। हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। पंचायती राज संस्था का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, अब आता है 59 नंबर, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके तहत जो अधिकार दिया गया है वो है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। ठीक है, अब है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आपका धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन है और अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 जो है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है, जो कि आर्टिकल 164 है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हटाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान नहीं है। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता का पद राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीट की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो यह 31वां संविधान संशोधन 1972। इसके तहत लोकसभा सीट की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 32वां संविधान संशोधन क्या है? तो 32वां संविधान संशोधन 1973 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान को लागू करने के लिए अनुच्छेद 371 डी से लेके ई तक संविधान में शामिल करने से संबंधित है। 33वां संविधान संशोधन 1974 जो है, इसके द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य के इस्तीफा को स्वीकारने के अधिकार से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 190 से लेके 101 तक है। 34वां संविधान संशोधन 1974 से, और ये भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्य के बीच
भू सुधार एवं भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल करने से संबंधित है? 34वां संशोधन 1974। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है। ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र राज्य विधायी संबंध की चर्चा है। और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्राप्त है, अनुच्छेद 190 में। अनुच्छेद 248 जो है वो अवशिष्ट सूची से संबंध विषय जो कि आपका जो तीनों विषय में सम्मिलित नहीं होता है उसे अपशिष्ट सूची में रखा गया है, उस पर विधान बनाने का अधिकार संसद का है, आर्टिकल 248 के तहत। यहाँ पे पहला है आपका भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। भाग 8 में आपका क्या दिया हुआ है? तो भाग 8 में आपका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित। भाग 14 है आपका संघ एवं राज्य के अधीन लोक सेवाएं। और भाग 18 में आपका दिया हुआ है, भाग 18 में आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध, आंसर डी 1 4 3 2। ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। 3 में मौलिक अधिकार है। 4 में नीति निर्देशक तत्व है। 4A में मौलिक कर्तव्य है। 5 में संघ सरकार है। 6 में राज्य सरकार। 7 में, जिसे आपको हटा दिया गया है 7 को। 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में आपका पंचायत है। 9 के ए में नगर पालिका है। और 9 के बी में सहकारी समिति है। 10 में आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 10 में 11 में आपका क्या है? संघ एवं राज्य के बीच संबंध है। 12 में वित्त संपत्ति और अनुबंध है। 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। 14 में संघ एवं राज्य के अधीन लोक सेवाएं। 14A में न्यायाधिकरण। 15 में चुनाव। 16 में कुछ वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान। 17 में राजभाषा। 18 में आपातकालीन प्रभाव। 19 में विविध। 20 में संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। तो ये 22 भाग हैं। अब है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 76 भारत के महान्यायवादी सही है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त, ये भी सही है। अनुच्छेद 88 संसद के सत्र छात्रावासन और भंग करना, ये गलत है, ये गलत है। तो 52 में है राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा, राष्ट्रपति का शपथ है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। 76 में भारत के महान्यायवादी। 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व है। 85 में संसद के सत्र छात्रावासन और भंग करना है। अनुच्छेद 111 में है संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। और अब तक केवल राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। राष्ट्रपति का अपने कार्यकाल के दौरान निधन जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का हुआ है। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन मैथ से है कि यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगी? तो घन के किनारा पूछा है तो घन का विकर्ण d बराबर क्या होता है? 3√a होता है ना। 3√a हो जाता है। तो a बराबर आपका भुजा की लंबाई होता है ना। a बराबर भुजा की लंबाई। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 6√3 बराबर 3a, ये ना दिया हुआ है, यानी कि घन का विकर्ण आपको दिया हुआ है 6√3। तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे a बराबर आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा। तो घन के किनारे की लंबाई कितना? 6 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवार के बीच का चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मत के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मत की कुल संख्या ज्ञात करें। माने कि सभी वोट जो थे वो वैध थे, यानी सभी वैलिड थे। तो परसेंटेज
वोट का परसेंटेज 100% रहा होगा, है ना। तो हारने वाला को मिला वोट कितना परसेंट, तो 100 माइनस 72 कर दीजिएगा, हारने वाला का निकल जाएगा आपका, यानी कि 28% हो जाएगा। हार और जीत का अंतर, हार और जीत के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 28 यानी 44% निकल के आएगा। कितना, 44%। तो अगर 44% बराबर 572 है, 44% बराबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1300 नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 1300। चलिए अगला भी सवाल आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैथ आप लोगों का ऑलरेडी बहुत अच्छा है। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, 68 का भी आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। रचना आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, रचना स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज, पंकज मतलब बहुव्रीहि समास हो जाएगा, पंकज में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आम, फल, आलू। आम जैसे फल है, आलू क्या है, तो आलू जो हो जाएगा वो तना है, आलू क्या है, तना हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट में। रीजनिंग का प्रश्न है। 100, इसमें 12, 120 और 228 है। 11, 165, 209, तो आंसर इसका सी हो जाएगा 12, 180, 228। कैसे, तो 11 यहाँ पे जो है 11 है ना, 11 को 15 से गुना कीजिएगा, 11 को 15 से गुना कीजिएगा तो 165 आएगा, 11 को 15 से, और फिर 11 को 19 से गुना कीजिए, 11 को 19 से गुना कीजिएगा तो 209 आएगा। उसी तरीके से 12 को 15 से करेंगे तो 180 आएगा, और 180 को 19 से करेंगे तो 228 आएगा। यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को किस प्रकार लिखेंगे, तो डेयर को यहाँ पे लिखेंगे हम RADE। यहाँ पे बस उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं किया है, सब शब्द को अपोजिट कर दिया है। 74 नंबर है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। एक्टिव पैसिव में चेंज करना है, तो एक्टिव वॉइस जो होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के लिए जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो V2 होता है। क्या होता है, V2 प्लस डिड या डिड नॉट प्लस V1 होता है, और पैसिव के लिए वाज या वेयर नॉट प्लस V3 होता है। तो यहाँ अगर हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस का बनेगा बी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, बी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, यानी कि आपको इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज करना है, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा आपका फोटोफोबिया, प्रकाश से डर लगना, ये नहीं होगा। ऑप्टोफोबिया, आंख खोलने का डर, गलत है। एग्रोफोबिया, सार्वजनिक स्थान पर जाने का डर, ये भी नहीं होगा। क्लैस्ट्रोफोबिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंद स्थानों से डर लगना। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यानी कि बंद जगहों में डर लगना क्लस्ट्रोफोबिया कहलाएगा। फोबिया मतलब होता है किसी चीज का डर। निम्नलिखित में कौन सबसे पुराने शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़। तो सबसे पुराना तमिल हो जाएगा, सबसे पुराना है तमिल। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सितार वादक है, पंडित रविशंकर सितार वादक है, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1962 में, पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1981 में, और भारत रत्न 1999 में, रैमन मैग्सेस 1992 में, और 5 ग्रैमी अवार्ड तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। नीचे दिए गए बिहार के राजवंश को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये बिहार के राजवंश, इसको कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कन्नब वंश, मौर्य वंश, कर्नाट वंश और पाल्य वंश। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर बी हो जाएगा, बाकी इसे हम जो है व्यवस्थित कर लेते हैं। तो बिहार पर शासन करने वाले सबसे पहला हर्यक वंश था, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नब वंश, गुप्त वंश, मौखरी वंश, पाल वंश और कर्नाट वंश, है ना। गुप्त वंश के बाद मौखरी वंश आया था, फिर पाल और फिर कर्नाट। तो आंसर इस आपका बी हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो नान्यदेव जो थे उन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी।
और पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने मिथिला में की थी, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल थी। ठीक है, आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है? जोन 3A के अंतर्गत तो शेखपुरा और मुंगेर कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जोन ए, जोन 2 और जोन 3। तो जोन 3 को जोन 3A, जोन 3B में विभाजित किया गया है और जोन 3A में 6 जिला और B में 11 जिला है। आगे देखिएगा 81 नंबर न हो जाएगा। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता है? तो फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को टाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाइल कहते हैं। अक्टूबर क्रांति संबंधित है, तो जो अक्टूबर क्रांति है इसका संबंध रूस क्रांति से है। किससे? रूस की क्रांति से है। 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों द्वारा आंतरिक सरकार के तानाशाही के खिलाफ किए गए विद्रोह को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिलेख है और शासक है। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाथी गुफा अभिलेख आपका खारवेल हो जाएगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। जूनागढ़ रुद्रादामन हो जाएगा और भित्री स्तंभ पूछे तो स्कंदगुप्त हो जाएगा, भित्री स्तंभ। मंदसौर पूछे तो मालवा नरेश यशोवर्मन। एहोल पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो अभिलेख है इसके अध्ययन को कहा जाता है, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। कंदारिया महादेव मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। पूछा है कि कौन सा सही कूट का चयन करना है। गलत है। गुप्त शासक ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए, भी गलत है। तो इनमें से कोई सही नहीं है। उत्तर भारत में खजुराहो का कंदारिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उदाहरण है, ना कि द्रविड़ का, नागर का। और उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर वेसर शैली और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। और शीशे का सिक्का की बात करें तो ये सातवाहन ने शीशे का और गुप्त शासक ने सोने का सर्वाधिक सिक्का चलाया था। निम्न में से कौन सी वेद त्रयी का हिस्सा है? वेद त्रयी का हिस्सा इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा, अथर्ववेद नहीं होगा। इज द करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ब्राह्मण साहित्य को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाइए। तो वेद सबसे पहले उसको अगर आप आरोही क्रम में सजाएंगे तो आपका वेद हो जाएगा, वेद के बाद ब्राह्मण हो जाएगा, फिर अरनायक, फिर उपनिषद हो जाएगा। वेद, ब्राह्मण, अरनायक और उपनिषद। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग आपका 6 है। वेदांग आपको 6 बनाया गया है। वेद को समझने के लिए इस वेदांग की रचना की गई है। 6 क्या है? शिक्षा है, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सम्मिलित करिए। दीवान-ए बिजारत। दीवान-ए बिजारत का संबंध हो जाएगा राजस्व एवं वित्त विभाग से। दीवान-ए आरिज आपका सैन्य विभाग। दीवान-ए रिसालत विदेश मंत्री और दीवान-ए इंसा संचार पत्राचार विभाग हो जाएगा। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधार को उनके कालक्रम के अनुसार कौन से सही है? तो सबसे पहले अकबर के बारे में देखेंगे तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति सही है। 1563 में जजिया, ये आपका जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, तो ये गलत हो जाएगा। 1563 में हो जाएगा। और 64 में पूछे तो हिंदू पर लगने वाला जजिया कर समाप्त किया था, तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, दोनों गलत हो जाएगा। तो एक तो सही है। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत, डी भी सही है। तो सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे? विजयनगर साम्राज्य में निकोलो कांटी और सीजर फ्रेडरिक आया था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ए और सी दोनों करेक्ट आंसर है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है?
तो ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सबसे पहले तिरुमुरई और प्रबंधम नामक ग्रंथ में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, बी और सी इज द करेक्ट आंसर, प्रबंधम। तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तहकीकात कमेटी का संबंध जो हो जाएगा ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से। अब यहाँ पे मेल करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ विदेशी कंपनी है और भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री है, तो इसे मैच करना है। चलिए मैच कर लेते हैं। तो मैच कीजिएगा। पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, पुर्तगाल कोच्चि में। डच आपका मसूलीपट्टनम में। डेनिश हो जाएगा ट्रैंकोबार में और फ्रांसिस सूरत में। तो आंसर ये यहाँ पे देखिएगा तो आंसर सी हो जाएगा, 3-1-4-2। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? तो बानर सेना और मंजरी सेना का जो गठन किया गया था, बानर सेना और मंजरी सेना का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा संबनीय बग्या आंदोलन के दौरान। संबनीय बग्या आंदोलन के दौरान बानर सेना और मंजरी सेना का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया वो कौन सा था? ऑप्शन है भोसले, सिंधिया, होलकर और पेशवा। तो वो हो जाएगा आपका होलकर। होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत किया था, लॉर्ड वेलेजली। राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। संबंध में असत्य कथन के चयन करें। असत्य कथन, तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाई, ये कथन गलत है। शुद्धि आंदोलन इन्होंने नहीं चलाया था। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाला था। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? नवजीवन पत्रिका का संबंध हो जाएगा आपका महात्मा गांधी से। नवजीवन महात्मा गांधी का पत्रिका है। इनका है यंग इंडिया, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, सभी महात्मा गांधी का है। 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? लखनऊ पैक्ट। तो ये जो है आपका हुआ था 1916 के लखनऊ समझौता बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लास्ट है आपका कि इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दी गई थी। तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला सेट हमारा इसका कल आएगा, जो कि ये सैटरडे संडे वाला है। अभी तक 2 ही सेट हुआ है। अब नेक्स्ट आएगा आपका अगला सैटरडे संडे, तो उसको हम नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को करवा देंगे। तो क्या इतना डिस्कशन आप लोगों को चाहिए कि इतना नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर चाहिए? आप लोग कमेंट करके जैसा हो बताइएगा, हम अगले वीडियो से वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को खूब सारा प्यार देके शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।